नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर के नूर शिक्षण संस्था में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर ने मतदाताओं को धन्यवाद दिया। सभी सर्वेक्षण झूठे साबित हुए, राहुल गांधी को देश की जनता ने स्वीकार किया, सिद्धरामैया। तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु दक्षिण से जीत दर्ज की। भाजपा ने बेंगलुरु की सभी सीटों पर कब्जा किया। एनडीए और इंडिया दोनों खेमों के लिए आज की शाम है बेहद खास। बड़ी धड़कनें, क्या होगा फैसला। सियासत में हलचल तेज। एन चंद्रबाबू नायडू एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सौंपा इस्तीफा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के प्रसिद्ध नूर शिक्षण संस्था में आज पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर आज हैदराबाद रोड पर स्थित कॉलेज के परिसर में विद्यार्थियों द्वारा पौधे लगाए गए। पौधे लगाने के लिए छात्र और छात्राएं बहुत ही उत्साहित नजर आए। वहां खुद परिसर में खड्डे कर पौधे लगाए। इस बीच पीतर नगर सभा के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने भी परिसर में पौधा लगाया। इसके साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल क्रिस्टीना प्रवीण, शिक्षक सैयद मुनावर, महादेव बड़गेर ने भी पौधे लगाने में सहयोग किया। इस अवसर पर केके कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान ने भी पर्यावरण को हरा भरा रखने और लोगों को पौधे लगाने के लिए कहा। पूर्व मंत्री और जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडेप्पा खाशेमपुर ने लोकसभा चुनाव में एनडीए, जेडीएस, बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने वाले मतदाताओं, जेडीएस और बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए संदेश भेजकर कहा, मैं राज्य की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में एनडीए, जेडीएस, बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में शानदार बहुमत दिया है। हमें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। ज्यादातर सीटें जेडीएस और बीजेपी उम्मीदवारों के खाते में गई। मैं राज्य के मतदाताओं द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करता हूं। मैं हमारे बीदर लोकसभा क्षेत्र सहित राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की जीत के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले नेताओं, कार्यकर्ताओं और उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार 4 जून को कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अच्छे प्रदर्शन से संकेत मिलता है कि देश के लोगों ने पार्टी नेता राहुल गांधी को स्वीकार कर लिया है। बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह अनिश्चित है कि केंद्र में सरकार कौन बनाएगा। राज्य में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सिद्धरामैया ने कहा, हम अपनी उम्मीदों के मुताबिक राज्य में सीटें नहीं जीत पाए हैं। हमें 15 से 20 सीटों की उम्मीद थी। हालांकि 2019 में हमने केवल एक निर्वाचन क्षेत्र जीता। इस बार हम 9 तक बढ़ गए। 45.34% वोट मिले और भाजपा को 46.04% वोट मिले। 2019 में भाजपा को 51.38% वोट मिले। हमें केवल 31.88% वोट मिले। 2019 की तुलना में हमारा वोट शेयर बढ़ा है। भाजपा का वोट शेयर 5% कम हुआ है। उन्होंने कहा, जेडीएस के साथ गठबंधन करने के बाद भी उनके वोट शेयर में कमी आई है। जेडीएस को 2019 की तुलना में भी कम वोट मिले। हालांकि हमने उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं जीती। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। केंद्र में सत्ता में रही भाजपा ने 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में कम सीटें जीती है। भाजपा को बहुमत नहीं मिला। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु शहर की तीनों सीटों पर जीत हासिल की है। इसने 2004 से बेंगलुरु उत्तर सीट और 1991 से बेंगलुरु दक्षिण सीट पर कब्जा बनाए रखा है। 2008 के परिसीमन के बाद से ही इसने बेंगलुरु सेंट्रल पर कब्जा बनाए रखा है। भाजपा ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की, जिसमें बेंगलुरु की 4 सीटों सहित 17 सीटें जीती, लेकिन उसकी सीटें 2019 में जीती गई 25 सीटों से काफी कम थी। यह संख्या अधिकांश एग्जिट पोल से भी काफी कम थी, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि पार्टी 20 से अधिक सीटें जीतेगी। ब्रह्मांड तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के सोमय रेड्डी को हराकर बेंगलुरु दक्षिण से सांसद में अपना दूसरा कार्यकाल जीता। उन्होंने 2,87,083 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। तेजस्वी को निर्वाचन क्षेत्र में कुल 12,39,342 वोटों में से 7,50,830 या 60% वोट मिले, जबकि सौम्या को
4,73,747 या 37% वोट मिले। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को 3,31,192 वोटों से हराया था। 1951 के बाद से कांग्रेस ने यह सीट सिर्फ 2 बार जीती है। भाजपा ने 8 बार इस सीट पर कब्जा किया, जबकि जनता पार्टी ने 3 बार यह सीट जीती है। बलात्कार के आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा क्षेत्र से अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी श्रेयस पटेल से कड़े मुकाबले में 42,649 मतों के अंतर से हार गए। 32 वर्षीय श्रेयस पटेल को 6,72,988 वोट मिले, जो कुल डाले गए वोटों का 49% था। प्रज्वल को 6,30,339 वोट मिले या निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए 13.55 लाख वोटों में से 46% 8,541 लोगों ने नोटा चुना। प्रज्वल ने 2019 के चुनाव में 6,76,606 1,41,324 वोटों के अंतर से ए मंजू को हराकर सीट जीती थी। नतीजों के आधिकारिक होने से पहले ही संख्याओं पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीएस अध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी ने मीडिया से कहा कि वे हासन के नतीजों से खुश नहीं हैं। हमने कुछ गलतियां की है, वरना हम 4 से 5 सीटें और जीत सकते थे। लेकिन कुमारस्वामी ने माना कि उन्हें पता था कि प्रज्वल चुनाव हार सकता है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है और जनता ने एनडीए गठबंधन को जहां 400 पार तो नहीं, लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत दे दिया है। लेकिन जनता ने सोच समझकर इस बार वोटिंग की है और गर्त में गिरे विपक्ष को भी संजीवनी दे दी है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जो नंबर मिले हैं, इससे जोड़ तोड़ की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ बहुमत के आंकड़े से दूर भाजपा के लिए सहयोगियों को समेट कर रखने की कवायद करनी पड़ेगी, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठे तो लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष सामने देखने को मिलेगा। चुनाव का रिजल्ट घोषित होते ही विपक्षी गठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल के रूप में उभरे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव था। जनता को धन्यवाद दिया। इसके बाद भाजपा ने भी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए एक सभा की, जिसको पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने संबोधित किया। सब ने जनता को धन्यवाद देते हुए कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि सरकार एनडीए की बनेगी और अगले साल के लिए तैयार खाके के मुताबिक काम करना होगा। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और फिर रिजल्ट जारी होने के दूसरे दिन यानी आज 5 जून विधिवत लोकसभा भंग करने की सिफारिश के साथ ही पूरी कैबिनेट के साथ पीएम पद से इस्तीफा दिया। अब नई लोकसभा के गठन तक वे कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही उनके 8 जून को तीसरी बार पीएम पद के शपथ लेने की चर्चा है। उससे पहले आज शाम एनडीए के घटक दलों के साथ अहम बैठक हो रही है, जिसमें गठबंधन की शर्तों और सबसे बात कर नए सरकार के गठन की चर्चा हो रही है। यह बैठक पीएम मोदी के आवास पर जारी है। दिल्ली की सियासत में हलचल तेज हो गई है। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू एनडीए बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद से नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों की ही बैठक है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं बैठकों में आगामी रणनीति तैयार होगी। इससे पहले खबर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी गठबंधन ने आंध्र प्रदेश चुनाव में जीत हासिल की और यहां कुल
75 सीटों में से 164 पर जीत हासिल की। टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटें भी जीती। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, आज मैं दिल्ली जा रहा हूं। चुनाव संपन्न होने के बाद दिल्ली जाने से पहले यह मेरी पहली प्रेस वार्ता है। मैं मतदाताओं के समर्थन से बहुत खुश हूं। राजनीति में उतार चढ़ाव आम बात है। इतिहास में कई राजनीतिक नेताओं और पार्टियों को बाहर कर दिया गया है। यह एक ऐतिहासिक चुनाव है। यहां तक कि विदेशों से भी मतदाता अपने वोट का प्रयोग करने के लिए अपने गृहनगर लौट आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में बहुमत मिला है, जिसके बाद तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद को संभालेंगे। अब ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। यहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर केंद्रीय मंत्रिमंडल और 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की, जिसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद से नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। लोकसभा चुनाव में यूपी के अमेठी से जीत हासिल करने वाले किशोरी लाल शर्मा दिल्ली पहुंचे। गौरतलब है कि किशोरी लाल ने अमेठी में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव हराया है। किशोरी ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। अमेठी से कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा, मैं राहुल गांधी का विजय प्रमाण पत्र उन्हें सौंपने के लिए आया था। वह उन्हें सौंपा और सोनिया गांधी का आशीर्वाद दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि आप जैसे हैं वैसे ही रहना है, किसी प्रकार का घमंड नहीं करना है। मैं इस निर्देश का पालन करूंगा। जीत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी में अपनी जीत पर कहा, यह जनता की जीत है। स्मृति ईरानी को लेकर उन्होंने कहा, हार जीत तो चलती रहती है, एक को जीतना था और दूसरों को हारना था। अगर कोई कहता है कि उसका जोश अभी भी बरकरार है तो यह अच्छी बात नहीं है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अपनी 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि जेल प्रशासन केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराए। इस तरह से किसी को जमानत नहीं दी जाएगी। केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी 3 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है, जो देश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने के लिए इस समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। भारत में अभी तक किसी ट्रांसजेंडर ने लोकसभा चुनाव नहीं जीता है। तीनों ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। धनबाद से चुनाव लड़ने वाली सुनैना किन्नर को 3462 मत मिले। दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार राजन सिंह को 325 मत मिले। दमोह मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने वाली दुर्गा मौसी को 1124 मत मिले। इनमें से कोई भी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाया और सभी अपनी जमानत राशि बचाने में भी असफल रहे। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार जो उम्मीदवार कुल वैध मतों का कम से कम छठा हिस्सा प्राप्त करने में असफल रहते हैं, उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
लेबनान की राजधानी बेरूत के पास अमेरिकी दूतावास पर हमले का प्रयास कर रहे एक बंदूकधारी को सैनिकों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों की संख्या 4 थी। सेना ने इस बारे में जानकारी दी है। यह मामला ऐसे समय में हुआ है जब इस छोटे से भूमध्य सागरीय देश में तनाव की स्थितियां, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजरायली सैनिकों के बीच महीनों से जारी लड़ाई के कारण इस देश के सीमावर्ती क्षेत्र में हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। साथ ही लेबनान कई वर्षों से राजनीतिक गतिरोध और आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहा है। लेबनान की सेना ने बयान में बताया कि सैनिकों ने एक हमलावर पर गोली चला दी। सेना ने हमलावर की पहचान सीरियाई नागरिक के रूप में की है। सेना की गोली से घायल हुए हमलावर को अस्पताल ले जाया गया। हमले के पीछे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। स्थानीय मीडिया में कुछ फोटो छपी है जिसमें खून से लथपथ हमलावर काले रंग की बनियान पहने दिख रहा है और उस पर अरबी भाषा में इस्लामिक स्टेट और अंग्रेजी में I और S लिखा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शीर्ष अदालत ने 5 पूर्व पाकिस्तानी नौसेना अधिकारियों की फांसी पर रोक लगा दी है। यह वो अधिकारी है जिन्हें पहले जनरल कोर्ट मार्शल के एक आदेश के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। डॉन न्यूज की खबर के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बाबर सत्तार ने नौसेना अधिकारियों के अनुरोध पर लिखित आदेश जारी किया है। सोमवार को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। फांसी की सजा पर रोक नौसेना अधिकारियों के लिए बड़ा राहत मानी जा रही है। नौसेना के अधिकारियों ने कहा था कि जनरल कोर्ट मार्शल के आदेश के दौरान उन्हें कानूनी सहायता नहीं दी गई थी। इस बारे में कोई और विवरण उपलब्ध नहीं था कि 5 पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा क्यों सुनाई गई थी। अदालत ने निर्देश दिया कि क्योंकि जीवन के अधिकार और उचित प्रक्रिया के संरक्षण का मूल प्रश्न है, इसलिए याचिका के निपटारे तक याचिकाकर्ताओं को फांसी नहीं दी जाएगी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर शहर के नूर शिक्षण संस्था में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर ने मतदाताओं को धन्यवाद दिया। सभी सर्वेक्षण झूठे साबित हुए। राहुल गांधी को देश की जनता ने स्वीकार किया। सिद्धरामैया। तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु दक्षिण से जीत दर्ज की। भाजपा ने बेंगलुरु की सभी सीटों पर कब्जा किया। इंडिया और इंडिया दोनों खेमों के लिए आज की शाम है बेहद खास। बड़ी धड़कनें, क्या होगा फैसला। सियासत में हलचल तेज। एन चंद्रबाबू नायडू एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सौंपा इस्तीफा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।